तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को डेली प्रश्न सॉल्व करके बहुत अच्छा लग रहा होगा। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अब हम लोग छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डेली संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण रहेंगे, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए रहेंगे। तो आपका रिविज़न भी होगा, साथ ही कुछ नई बातें सीखने को भी मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, इंटरपोलर कौन थे? आपको बताना है इंटरपोलर कौन थे। पहला कह रहा है ईस्ट इंडिया के असंतुष्ट कर्मचारी, दूसरा कह रहा है चीन के साथ व्यापार करने वाले लोग, तीसरा कह रहा है एशिया से मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इंटरपोलर कौन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, जो कि आयोग के द्वारा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताएंगे बच्चा लोग इंटरपोलर कौन थे। फटाफट उत्तर दीजिएगा और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही है। एशिया से मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारियों को इंटरपोलर कहा जाता था। ये आप सभी को बिल्कुल याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 ऑप्शन है। किस चीज़ का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से नहीं करती थी? इसमें से कौन सी चीज़ है जिसका निर्यात भारत ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, भारत से नहीं करती थी? पहला कह रहा है सूती कपड़ा, दूसरा कह रहा है नील, तीसरा कह रहा है कच्चा रेशम और चौथा कह रहा है कॉफ़ी। इसमें से क्या है जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से निर्यात नहीं करेगी? आपको वो बताना है और आपके लिए काफ़ी शानदार है और काफ़ी आसान भी, कॉमन सेंस का है। आप सभी को ये बहुत आसानी से उत्तर बताना मतलब आसान होगा। तो बताएंगे कौन सी चीज़ का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से नहीं करेगी? तो निश्चित ही आप सभी को पता है कि ये लोग कॉफ़ी का निर्यात नहीं करते थे, कच्चा रेशम करते थे, नील भी करते थे और सूती कपड़ा भी करते थे। ये तीनों चीज़ करते थे, लेकिन आपका कॉफ़ी का निर्यात ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से नहीं करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आयोग के द्वारा पूछा हुआ है। बीजापुर के शासक से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? बीजापुर के शासक से गोवा को किसने छीना है? आपको ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट और शानदार प्रश्न है। पहला है अल्बुकर्क, दूसरा है ऑस्टिन, तीसरा है गेमेली करेली और चौथा है आपका वास्को डिगामा। और आपको इसका उत्तर पता होगा। आप सभी को पता होगा कि बीजापुर के शासक से गोवा छीनने का जो काम है वो किसने किया है? वो किया है अल्बुकर्क ने। अल्बुकर्क को आप सभी को पता है कि जो पुर्तगाली साम्राज्य है, इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और साथ ही इसने कब छीना है, ये क्वेश्चन भी आया है। गोवा को कब छीना है? तो 1510 ईस्वी में इसने गोवा को छीना था बीजापुर से। किससे छीना था? बीजापुर से। कब छीना है? 1510 में। क्या छीना है? गोवा को छीना। किसने छीना? अल्बुकर्क ने, जो वास्तविक संस्थापक है पुर्तगालियों का। इसी ने भारत में सती प्रथा को अपने क्षेत्र में रोकने का कोशिश किया और पुर्तगालियों को मोटिवेट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय महिलाओं से विवाह करें। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, परवर्ती 17 एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? आपको बताना है परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व था? वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है गुजराती एवं मारवाड़ी व्यापारियों का, दूसरा है पुर्तगालियों का, तीसरा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का और चौथा है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा कि ये कौन हो सकते हैं। और आपने डिटेल क्लास में पढ़ा भी होगा कि जो भारत में डच थे, इन्होंने अपनी सारी व्यापारिक कोठियों को बेच करके ये दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में चले गए, जो मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया, मलाया, जावा, ये सब इनके अंडर में आ गया था। तो ये क्या हो जाएंगे? याद रखिएगा, भारतीय अफीम के निर्यात पर किसका प्रभुत्व है? तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे प्रभुत्व था। ये लोग काफ़ी समय तक यहाँ पर अपना अधिकार बना के रखते हैं, उपनिवेश बना के रखते हैं। भारत से अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते और यहाँ से चले जाते हैं। और कौन से युद्ध में जो अंग्रेज हैं, इन्होंने डचों को पूरी तरह से हराया? जब इन्होंने अपनी कोठियों को बेच दिया था अंग्रेजों के हाथ। अगर याद है तो फटाफट कमेंट कीजिएगा। कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो काली मिर्च के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? भड़ौच, मसूरी, पटना या कालीकट?
वेरी वेरी इजी, और आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो याद रखें कि क्या हो जाएगा, कालीकट केरल का यही मसालों का बगान कहलाता है, यहीं से सबसे ज़्यादा काली मिर्च जो है ये निर्यात किया जाता था। और बेदरा के लड़ाई में जो डच हैं इनको अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। इसके बाद डचों ने अपनी सारी व्यापारिक कोठियों को अंग्रेज़ों को भेजा और यहाँ से चले गए। काली मिर्च को यूरोपीय कंट्री में क्या कहा जाता था, ज़रा कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन कई बार आया है कि काली मिर्च को यूरोपीय देश या जो मतलब यूरोपीय हैं ये लोग क्या कहते थे। अगला देखिए, सूरत भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी। सूरत भारत के पश्चिमी तट, आपको बताना यहाँ पे होना चाहिए था कि यहाँ पे ऑप्शन कुछ भारत के पश्चिमी तट पर होना चाहिए था, यहाँ पे ये नहीं होगा। भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री थी। पहला कह रहा है कोच्चि, दूसरा कह रहा है तेलीचेरी, तीसरा कह रहा है कर्नूल और चौथा कह रहा है कालीकट। तो बताएंगे बच्चा लोग कि भारत के पश्चिमी तट पर निम्न में से किस स्थान पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री था। बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये आपके लिए नया हो सकता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आयोग के द्वारा पूछा हुआ है। तो याद रखेंगे इसमें से जो आपका तिल्लीचेरी है यही आपका सही हो जाएगा। तिल्लीचेरी या तिल्लीचेरी में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है फैक्ट्री था पश्चिमी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर में 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागे का उत्पादन किया था। आपको बताना है किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार नगर में 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशम के तांगे का उत्पादन किया था। वो कौन सा व्यापारिक कंपनी है जिसके अंडर में ये काम हो रहा है। पहला कह रहा है डेन, दूसरा कह रहा है इंग्लिश, तीसरा कह रहा है डच और चौथा कह रहा है फ्रेंच। फटाफट कमेंट करेंगे क्या हो जाएगा सही, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपका क्या सही है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। डचों के पर्यवेक्षण में कासिम बाजार में 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशम के धागे बनाए गए थे। ये आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था। भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला कह रहा है कि फ्लाईओवर फर्स्ट, दूसरा कह रहा है रेड ड्रैगन, तीसरा कह रहा है हिंदुस्तान और चौथा कह रहा है एलिजाबेथ। तो क्या हो जाएगा सही, आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल पता होना चाहिए। काफ़ी आसान है और इसी जहाज़ की मदद से इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित भी किया था। तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। रेड ड्रैगन की मदद से ही इन्होंने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में हराया था, कर्नल बेस्ट ने। रेड ड्रैगन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यही भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है। वह अंग्रेजी यात्री जो तुर्क तथा फारसी भाषा का विद्वान था। कौन सा अंग्रेजी यात्री है जो तुर्की और फारसी भाषा का विद्वान है। कैप्टन हॉकिंस, मिलन हॉल, या आपके कैप्टन वेस्ट, या सर टॉमस रो। और ये काफ़ी आसान है, आप सभी को पता है कि वो कौन सा है जिसको लगभग तुर्की भी आती है और फारसी भी आती है और वो अंग्रेजी भी जानता है। तो निश्चित ही इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जिनको कहा गया था इंग्लिश खान, जिनको 400 मनसब की उपाधि दी गई थी, वो कौन है, कैप्टन हॉकिंस। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। रिजविक संधि के पश्चात पौंडीचेरी वापस किसको मिली थी। वेरी इंपॉर्टेंट। रिजविक संधि के बाद जो पौंडीचेरी है ये किसको वापस मिली थी। अगर पूछे रिजविक संधि कब हुई थी तो 1697 में हुई थी। आप सोचिए इस समय कौन हो सकता है, किसके बीच ये संधि हो सकती है, और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। कौन हो सकते हैं बताएंगे। किससे संधि के पश्चात पौंडीचेरी जो है वापस मिली है। रिजविक संधि के पश्चात पौंडीचेरी वापस किसको मिल सकती है। तो निश्चित ही इस समय आपके डच और डेन का तो कहीं नामो निशान, मतलब एक तरीके से कहिए कि ये ज़्यादा सक्रिय नहीं है पौंडीचेरी के क्षेत्र में। पौंडीचेरी पे किसका ज़्यादातर सक्रिय है, ये है फ्रांसीसी, जिनसे अंग्रेज़ों ने छीन लिया था पौंडीचेरी को, और फिर फ्रांसीसियों को प्राप्त हो गया था जब इन्होंने 1697 में रिजविक की संधि कर ली थी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संधि के द्वारा फ्रांसिस ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया। जो फ्रांसीसी हैं इन्होंने मद्रास को अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था। कौन सी संधि के बाद ये काम ये कर रहे हैं, आपको ये बताना है। पहला है एक्स ला शापिल की संधि 1748,
दूसरा कह रहा है पौंडीचेरी की संधि 1754, और तीसरा कह रहा है सालबाई की संधि 1782, और चौथा कह रहा है मंगलौर की संधि 1784। अब आप लोगों को बताना है कि कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे संधियाँ हैं, उनमें से किस संधि के बाद जो आपके फ्रांसीसी हैं इन्होंने या फ्रांसिस ने का मद्रास को अंग्रेज़ों को वापस लौटा दिया है। किसी संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेज़ों को वापस लौटाया है? याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। एक्स ला सापेल की संधि जो कि 1748 में हुआ था, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने प्रथम कर्नाटक युद्ध भी पढ़ा होगा, उसी से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निशान किसे कहा जाता था? निशान क्या था? अंग्रेज़ों का झंडा था, अंग्रेजी जहाज में प्रयुक्त एक विशेष प्रकार का चिन्ह था, पुर्तगालियों को मिला एक प्रमाण पत्र था, या अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से मुक्त व्यापार का या आज्ञा पत्र था? बताएंगे निशान क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें आप लोग पक्का कंफ्यूज होंगे। अगर आपने ये कभी नहीं देखा है तो गलत करेंगे। हालांकि आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप लोगों को मैक्सिमम उत्तर पता होना चाहिए क्या है जिसका मतलब है निशान। तो याद रखिएगा, अंग्रेज़ों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र था निशान। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया था? ये तो मैंने आज ही बता दिया है, ये क्वेश्चन लीक हो चुका है। फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने, या नूनो डी कुन्हा ने, या अल्फांसो डी अल्बुकर्क, या कैस्ट्रो? तो निश्चित ही आप सभी को पता है कि अपने क्षेत्र में वो गवर्नर जनरल जिसने सती प्रथा को बैन किया था वो थे अल्बुकर्क, और ऐसे महिलाओं को पुर्तगालियों से विवाह करने के लिए पुर्तगालियों को प्रेरित किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पुर्तगालियों की जनसंख्या भारत में बढ़ सके और इनका साम्राज्य मजबूत हो सके। ये काम कौन कर रहे हैं? अल्बुकर्क कर रहे हैं, जो कि पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगला देखिए, भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले भारत में सहायक संधि की जो अवधारणा है इसको कौन है जो प्रतिपादित कर रहे हैं? और इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपके सामने ऑप्शंस अल्बुकर्क होंगे, या आपके बुनसी हैं, या डुप्ले हैं, या एक्सडेन हैं। काफ़ी आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि सबसे पहले सहायक संधि की अवधारणा भारत में किसने प्रतिपादित की, जिसको आगे आपके लॉर्ड वेलेज़ली या आपके जो वेलेज़ली हैं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाया था। तो ये कौन है? डुप्ले। डुप्ले ने ही पहले इस नीति को भारत में लागू किया था, आगे चल के इसको बढ़ाया था वेलेज़ली ने। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था, आप सभी को पता है। वहाँ पे सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कॉलेज बनाया गया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? मुंबई, कोलकाता, मद्रास या पौंडीचेरी? आपको ये बताना है। फटाफट कमेंट कीजिए, सभी को इसका उत्तर पता होगा, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। तो निश्चित ही आप सभी को पता होगा कि अंग्रेज़ों का जो फोर्ट विलियम था वो कहाँ पे था? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, कोलकाता। और कब बना था फोर्ट विलियम? अगर याद है तो कमेंट कीजिए, फोर्ट विलियम कब बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मजार कहाँ स्थित है? यानी कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क की जब मृत्यु हुई तो भारत में उनको कहाँ दफनाया गया था? आपको ये बताना है। पहला कह रहा है कोचीन रियासत में, दूसरा कह रहा है गोवा में, तीसरा कह रहा है अंडमान में, और चौथा कह रहा है पौंडीचेरी में। कौन से जगह पे अल्बुकर्क को दफनाया गया होगा? उनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है, गोवा में इनकी समाधि स्थल है, जिसको इन्होंने छीना था बीजापुर के शासक से 1510 में। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पूर्व तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी? सेंट टोमे, अरमागांव, कराईकल या पुलिकट? बताएंगे इसमें से कौन सा है जो कि पुर्तगालियों का एकमात्र बस्ती है दक्षिण पूर्व में। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कौन सा है जो सही हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सेंट टोमे या सेंट टोम, यही इनका जो है एकमात्र बस्ती है जो कि दक्षिण पूर्व में है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रैंकोबर में कब स्थापित की थी? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रैंकोबर में कब स्थापित किया? 1616 में, 1610 में, 1630 में या 1628 में? फटाफट कमेंट कीजिएगा क्या हो जाएगा जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपका
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी प्रथम जो फैक्ट्री है ट्रैंकोवर में कब लगाया था? और निश्चित ही आपके सामने ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस की सहायता से आपको उत्तर देना है। तो याद रखेंगे आपका क्या है जो सही हो जाएगा, 1620 ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इस डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रैंकोवर में कब स्थापित किया है? 1620 ईस्वी में। निम्न में से फिजियोक्रेट्स कौन थे? फिजियोक्रेट्स कौन थे आपको ये बताना है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट उत्तर देंगे। निम्न में से फिजियोक्रेट्स कौन थे? पहला ऑप्शन है मुक्त व्यापार करने के पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी, दूसरा है हिंद महासागर के पुर्तगाली समुद्री लुटेरे, तीसरा है बस्ती रक्षक डच सिपाही, चौथा अंग्रेज अर्थशास्त्री जो व्यापारिक एकाधिकार के विरुद्ध थे। बताएंगे आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, फिजियोक्रेट्स कौन थे? और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आईएएस में ये प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से फिजियोक्रेट्स कौन थे, और वो भी काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। याद रखिए कि कौन हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है, मुक्त व्यापार करने वाले पक्षधर फ्रांसीसी व्यापारी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम करेक्ट है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति लागू की थी? कौन सा पुर्तगाली गवर्नर है जिसने शांत जल की नीति लागू किया है? पहला है क्रेस्ट्रो, दूसरा है अल्बुकर्क, तीसरा है अल्मीडा और चौथा है कि एंड्रू बारबस। बताएंगे इसमें से कौन है जिन्होंने नीले शांत जल की नीति को लागू किया है, और आपको बताना है इसका उत्तर। और ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, शांत जल की नीति जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, आप लोगों को बिल्कुल पता होगा क्योंकि डिटेल क्लास में भी मैंने पढ़ाया था। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है, डी अल्मीडा ने ही शांत नीले जल की नीति को लागू किया था जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहते थे। इसका मतलब था कि अगर आपको हिंद महासागर, बंगाल, अरब सागर इन क्षेत्रों में व्यापार करना है तो इनका पास लेना होगा, इनसे कार्टेज लेना होगा। इसके बिना अगर आप कर रहे हैं व्यापार तो ये आपके नाव के सामान को जब्त कर सकते हैं, आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, आपकी नाव को समुद्र में डुबा भी सकते हैं। तो इसी को कहा गया था शांत जल, नीले जल की नीति। अगला देखिए, वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके बीच हुआ था? ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है लेकिन बहुत ही फेमस प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ है, किसके बीच हुआ है? पहला है फ्रेंच और ब्रिटिश। फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया या डच ने ब्रिटिश को हराया था। तो इसमें आप लोग को कोई दिक्कत होना ही नहीं है, निश्चित ही बच्चा लोग आप सभी को पता है कि जो वांडीवास का युद्ध है 1760 में ब्रिटिश ने डचों को ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया था, यानी कि फ्रांसीसियों को हराया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। यहीं से फ्रांसीसियों का जो प्रभुत्व है ये भारत पे लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया था, और ये ना सेना रख सकते थे, ना तो जो है अपने किले की किलेबंदी कर सकते थे, सिर्फ नॉर्मली व्यापार कर सकते थे। ये जो आपके फ्रांसीसी हैं, यहाँ से इनका भारत में पतन हो जाता है। अगला देखिए, कोलकाता की जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान किया था? कौन से सूबेदार हैं जिन्होंने कोलकाता की जमींदारी अंग्रेजों को प्रदान किया है? आपको ये बताना है। पहला है शोभा सिंह, दूसरा कह रहा है अजीम उस्सान, तीसरा कह रहा है सिराजुद्दौला और चौथा कह रहा है अली वर्दी खां। बताएंगे कौन है जो कि अंग्रेजों को जमींदारी अंग्रेजों को किस सूबेदार ने प्रदान किया है, आपको ये बताना है। और ये आपके लिए काफ़ी आसान है, निश्चित ही इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अली वर्दी खान ने तो किया नहीं था, सिराजुद्दौला ने तो किया नहीं था, शोभा सिंह का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना नहीं, कौन है? अजीम उस्सान का नाम यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरियाँ अधिक सक्रिय थी? आपको बताना है 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में जो आपकी यूरोपीय ईसाई मिशनरियाँ हैं ये ज़्यादा सक्रिय थी? पहला कह रहा है बंगाल और असम, दूसरा कह रहा है दक्षिण भारत, तीसरा कह रहा है यूपी और बिहार और चौथा कह रहा है बम्बई और गुजरात। बताएंगे बच्चा लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। याद रखिएगा यूपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, लेटेस्ट है ये, कि जो 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज जो हैं ये सक्रिय थी? तो क्या हो जाएगा? बंगाल और असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण देन थी? इनमें से कौन सी देन है जो पुर्तगालियों ने दिया है?
पहला कह रहा है तंबाकू की खेती, दूसरा कह रहा है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, तीसरा कह रहा है जलयान निर्माण, चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। तो इसमें तो कोई दम ही नहीं है, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि क्या है जो कि पुर्तगालियों ने दिया है। तो निश्चित ही सभी को पता है कि तंबाकू खेती इन्होंने ही दिया है, आलू मटर टमाटर इन्हीं का देन है, लाल मिर्च इन्हीं की देन है, आलू मतलब जो आपका कलम करने की पद्धति है ये भी इन्हीं की देन है। मटर इनका नहीं है, मटर तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी होता, भारतीय है। आलू टमाटर लाल मिर्च तंबाकू कलम करने की विधि ये सारी चीज़ें इन्होंने दिया है। जलयान निर्माण प्रिंटिंग प्रेस ऐसी बहुत सारी चीज़ें, पपाया अनानास लीची बहुत सारी चीज़ें ये बाहर से लेके भारत आए थे। अगला देखिए 1746 से 1761 के बीच हुए 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था। जब भारत में 1746 से लेकर 1761 के बीच आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध चल रहे थे जो कि कई चरणों में चला था, उस समय कौन है फ्रांस के शासक, आपको ये बताना है। लुई 14वें हैं, लुई 16वें हैं, लुई 17वें हैं या लुई 15वें हैं, कौन है जो कि उस समय शासक हैं फ्रांस के। और ये भी आप सभी को पता होगा कौन हो सकते हैं, लुई 15वें, क्योंकि लुई 16वें के समय तो ये कंपनी बनी है और भारत आई है। इस समय कौन हो सकते हैं, लुई जो है लुई 14वें के समय बना है और लुई 15वें के समय आया है और लुई 16वें के समय फ्रांस में क्रांति हो जाती है। आप सभी ने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विलियम हॉकिंस के संबंध में अधोलिखित कथनों में से कौन सा है जो सत्य नहीं है। हॉकिंस के बारे में क्या सही नहीं है आपको ये बताना है। पहला कह रहा वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, दूसरा कह रहा आगरा में जहांगीर के दरबार में वह राजा जेम्स प्रथम द्वारा सम्राट अकबर को लिखे पत्र के साथ पहुंचा, तीसरा कह रहा उसके पोते का नाम हेक्टर था, चौथा कह रहा है निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था। फटाफट बताएंगे कौन सी बात है जो विलियम हॉकिंस के बारे में सत्य नहीं है, और ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो बताएंगे क्या है जो आपका सत्य नहीं है। तो सभी को पता है, आज ही की क्लास में बताई हूँ कि वो तुर्की भाषा भी बोलना जानते थे और वो फारसी भाषा भी बोलना जानते थे। ये कह रहा नहीं जानते थे, इसलिए गलत है। वो आगरा में जहांगीर के दरबार में जब आए तो वो सम्राट अकबर के लिए लिखे पत्र को लेके आए थे, क्योंकि जब वो वहाँ से चले तो अकबर जिंदा थे और जब यहाँ पहुँचे तो अकबर की जगह जहांगीर शासक बन चुके थे। दूसरा भी सही है, उनके पोत का नाम हेक्टर था और निकट पूर्व का उसे बहुत अनुभव था, इसीलिए तो उनको भेजा गया था। बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पेट्रो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था। बंगाल का कौन सा बंदरगाह है जो पेट्रो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था। चंद्रद्वीप पहला ऑप्शन, दूसरा हुगली, तीसरा चटगांव और चौथा है सतगांव। इसमें से कौन सा है जो पेट्रो ग्रांडे के नाम से जाना जाता था। और इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे गए हैं, तो याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, चटगांव। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, चटगांव। अगला देखिए, अधोलिखित में से सत्य कथन नहीं है, इसमें से क्या है जो सही नहीं है आपको वो बताना है। पहला कह रहा है 1697 में कोलकाता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। दूसरा कह रहा है गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान 1630 में प्राप्त हुआ था। तीसरा कह रहा है चंद्रगिरी के राजा ने फ्रांसिस डे से मद्रास को पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया। चौथा कह रहा मुंबई का संस्थापक गेरोल्ड ओंगियार मुंबई की किलेबंदी कर वहां गोदी का निर्माण कराया था। आपको बताना है किसमें से क्या है जो सही नहीं है। पहला कह रहा 1697 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी थी, क्या ये बात सही है। दूसरा कह रहा है गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को स्वर्णिम फरमान 1630 में प्राप्त हुआ था। तीसरा कह रहा है चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे ने फ्रांस को पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण कराया। चौथा कह रहा है बम्बई का संस्थापक गेरोल्ड ओंगियार ने बम्बई की किलेबंदी कर वहां गोदी का निर्माण कराया। जो सही नहीं है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, चूँकि गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों को स्वर्णिम जो फरमान है ये 1632 में मिला है, यहाँ पे 1630 कह रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। बाकी बातें बिल्कुल सही हैं। फोर्ट विलियम जो है इसकी नींव 97 में 1697 में पड़ी है।
चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लिया था और सेंट फोर्ट जॉर्ज यहाँ पे बनाया था। मुंबई का संस्थापक और वहाँ की किलेबंदी का जो दायित्व है वो अंगियार का है, सभी को पता है। अगला देखिए, अंग्रेजों के भारत आने का क्या उद्देश्य था। पहला कह रहा है व्यापार, दूसरा कह रहा है धार्मिक प्रचार, तीसरा कह रहा है तकनीकी प्रचार और चौथा कह रहा है अपनी श्रेष्ठता स्थापित करना। काफ़ी आसान है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। आप सभी लोग बता सकते हैं कि वो भारत में क्यों आ रहे हैं, उद्देश्य क्या है उनका। तो याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है बिल्कुल सही है, व्यापार। और वो भी किस चीज़ का, सबसे बड़ी बात है कि वो मसाले के व्यापार के लिए भारत आए थे। अगला देखिए, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरबी व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरबी व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी। तो कह रहा उन्होंने पुर्तगालियों के भारत आगमन का स्वागत किया। दूसरा, संयुक्त रूप से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने का प्रयास किया। तीसरा, अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। चौथा, अरबों ने उदासीनता रखी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों के बारे में जो अरब व्यापारी हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया रही जब पुर्तगाली भारत आए। तो निश्चित ही कॉमन सेंस का है, अगर कोई पहले से व्यापार कर रहा है और उसका अधिकार है उस पर, और वहाँ पे कोई और आएगा व्यापार करने के लिए, तो उसे अच्छा थोड़ी लगेगा। अपने स्तर से जितना भी हो पाएगा उसको रोकने का प्रयास करेगा। तो क्या हो जाएगा, अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। याद रखिएगा, क्या हो जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। अधोलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। कह रहा है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, क्या ये 1646 से 48 ईस्वी तक चला। 1746 से 1748 तक चला था। दूसरा कह रहा है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, क्या ये 1749 से 54 तक चला था। तीसरा कह रहा है कर्नाटक का तृतीय युद्ध, क्या ये 56 से 63 चला था। और चौथा कह रहा है पेरिस की संधि 1765 में हुई थी। जो सही नहीं है आपको वो बताना है, और जो सही नहीं है वो आप सभी को पता होना चाहिए। फटाफट दीजिएगा उत्तर, क्या है जो आपका सही नहीं है। तो याद रखेंगे क्या है जो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही नहीं है, क्योंकि पेरिस की संधि 1763 में हुई थी, यहाँ पे 65 कह रहा है, इसलिए आपका सही नहीं है। पहला बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कर्नाटक का युद्ध 46 से 48 हुआ था, जो एक्स-ला-शापेल से ख़त्म हुआ था। दूसरा क्या था आपका, ये 49 से 54 चला था, ये क्या था, पौंडीचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। और आपका तीसरा जो कर्नाटक की हुआ, इसके समाप्ति के बाद 1763 में पेरिस की संधि हुई थी। ए पापे, याद होगा आपको, मैंने बताया था, ये ट्रिक बताया था। ए पापे यानी कि ए से एक्स-ला-पेल, पा से पौंडीचेरी और पे से पेरिस की संधि, ये आप देख रहे हैं 63 में ख़त्म हो रहा, 63 में हुआ है, इसलिए आपका चौथा सही नहीं है। अगला देखिए, द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का नाम था। द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का क्या नाम था। कौन है जिनके नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान या द्वितीय पुर्तगाली व्यापारिक अभियान भारत आया था। पहला कह रहा है अल्वारेज कैब्रल, दूसरा कह रहा है वास्को डिगामा, तीसरा कह रहा है तीसरा होगा यहाँ पे ड्यूरेट पाकेको, और चौथा है लेपो सरेल। बताएंगे इसमें से कौन है जिनके नेतृत्व में आपका द्वितीय पुर्तगाली अभियान भारत आया है। और इसका उत्तर भी आप सभी को पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट बिल्कुल सही है, अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगाली अभियान भारत आया था। पहला व्यापारिक अभियान वास्को डिगामा, द्वितीय अल्वारेज कैब्रल। नेक्स्ट देखिए, पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा जीता और हारमूज को खो दिया। कब उन्होंने गोवा को जीता है और हारमूज को खो दिया है। काफ़ी आसान है, निश्चित ही आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि कब वो गोवा को जीत रहे हैं और हारमूज उनके हाथ से निकल रहा है। 1505 ईस्वी में क्या गोवा को जीतेंगे और 1598 में जो हारमूज है ये हाथ से निकलेगा। 1505 ईस्वी में क्या ये जीतेंगे और 1610 में हाथ से निकल जाएगा। क्या 1510 में ये गोवा को जीत रहे हैं और 1622 में हारमूज को खो रहे हैं। क्या 1515 में गोवा को जीत रहे हैं और 1628 में हारमूज को खो रहे हैं। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। 1510 में इन्होंने गोवा को जीता था और हारमूज को 1622 में खो दिया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आपको पता ही है एक ही ऑप्शन में है 1510, और 1510 में उन्होंने छीना था गोवा को, बीजापुर के शासक थे, आप ये सब चीज़ जानते हैं।
अगला देखिए, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में भारत से पहली बार या सर्वप्रथम व्यापार का जो संबंध है ये किसने स्थापित किया है, आपको ये बताना है और आप ये बहुत आसानी से बता सकते हैं। आपके सामने हैं ऑप्शन है, डच है, अंग्रेज है, फ्रांसीसी है और पुर्तगाली हैं। क्या है जो आपका सही हो जाएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। और ये काफ़ी आसान है, इसमें तो कोई दम ही नहीं है, आप सभी को पता है ये कौन हो सकते हैं। तो निश्चित ही इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा कि आपके जो पुर्तगाली हैं यही सबसे पहले मध्यकाल में व्यापारी के रूप में भारत आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई थी, ये तो सभी को पता होगा, नींद में भी सही बता देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित हुई थी, तो ये तो आप लोगों के लिए काफ़ी आसान है और ये 1613 की घटना है। 1613 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था सूरत में, जो उनकी अस्थायी फैक्ट्री थी। कब की घटना है ये, 1613 में। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डिगामा भारत कब आया था। वास्को डिगामा भारत कब आया था, ये भी नींद में सही बताएंगे आप लोग। ऑप्शन देखिए आपके सामने, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और लेकिन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। और आप सभी को पता है ये कब की घटना है, तो 1400 कब आए हैं, 98 में आए हैं। निश्चित ही कोई दिक्कत नहीं है, 1498 में ये भारत आए हैं आपके वास्को डिगामा। अगला देखिए, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। इसमें से कौन है जिन्होंने भारत में सबसे ज़्यादा विरोध किया है अंग्रेजों का। आपके सामने हैं ऑप्शन, मराठा, मुगल, राजपूत और सिख। तो कौन हो जाएंगे बच्चा लोग, फटाफट कमेंट कीजिएगा। सभी को पता होगा इसका उत्तर कि सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का जो विरोध कर रहे हैं वो है मराठे। मराठों ने ही सबसे ज़्यादा विरोध किया। हालांकि ये संगठित होकर विरोध नहीं किए, अगर संगठित होकर करते तो अंग्रेजों को बड़े आसानी से भगा सकते थे। और ये तो अभी मैंने बता दिया कि पहला फैक्ट्री उन्होंने 1613 में सूरत में स्थापित किया था। ये तो बिल्कुल बच्चों जैसे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए। डच ने अपनी प्रथम फैक्ट्री या कोठी कहाँ पे स्थापित किया है। पहली कोठी डचों ने कहाँ स्थापित किया, मसूलीपट्टनम, अहमदाबाद, सूरत या मुंबई। इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफ़ी आसान है। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया है, आयोग का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आपका जो उत्तर है वो है मसूलीपट्टनम, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। ये आपके लिए काफ़ी आसान था। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तुएं क्या थीं। मुगल भारत में जो अंग्रेज व्यापार कर रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी जिसको वो लोग भारत से खरीद रहे थे, आपको ये बताना है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। पहला है सूती वस्त्र, दूसरा है नील, तीसरा अफीम और चौथा है चाय। बताएंगे मुगल भारत में अंग्रेज व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी। तो निश्चित ही शुरू से टाइम से ही हमारे यहाँ के कॉटन जो वस्त्र हैं इनका बहुत ज़्यादा विदेशों में डिमांड था। खास करके इंग्लैंड वासी तो भारतीय सूती वस्त्र के बहुत ही ज़्यादा फैन थे। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था, आपको ये बताना है। पहला है पुर्तगाली, दूसरा है डच, तीसरा है फ्रेंच और चौथा है डेनिश। बताएंगे कौन है जो संयुक्त पूंजी के साथ भारत में व्यापार कर रहे हैं। और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही है। डचों ने ही संयुक्त पूंजी के आधार पर अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। क्वेश्चन कई बार आया है, कई लोग मिलकर संयुक्त पूंजी लगा के कंपनी बनाते हैं और व्यापार करते हैं और मुनाफा आपस में बांट लेते हैं। ये कौन है सबसे पहले करने वाले, डच हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। इसमें से कौन सा युद्ध है जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया था। और ये आपके लिए काफ़ी आसान है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी आसान तो है लेकिन कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। तो आपके सामने बक्सर, दूसरा है प्लासी, तीसरा है मैसूर और चौथा है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो बताएंगे क्या है जिससे कौन सा युद्ध है जिससे ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हुआ। और आप सभी को पता है क्या है, प्लासी का युद्ध से ही ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हुआ था। और इनका जो प्रभुत्व है ये पूरी तरह से स्थापित कब हो गया, तो ये हो गया था बक्सर के युद्ध से।
और अगर याद है तो या इनका जो मतलब ईयर है कमेंट कीजिएगा कि कब ये युद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? कौन सा कारण है जिसकी वजह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई? पहला कह रहा है अंग्रेजों में राष्ट्रीय भावना की कमी, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। दूसरा, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। तीसरा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेना में या सेवा में लगा सकता था। और चौथा कह रहा कि सभी रीज़न हैं जिसकी वजह से भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा नहीं सका, यानी कि वो लोग सफल हो गए थे। तो बिल्कुल कॉमन सेंस का है, सभी रीज़न है। हमारे अंदर राष्ट्रीय भावना नहीं थी अपने देश के प्रति, हमारे पास प्रशिक्षण भी नहीं था जैसा कि आधुनिक हथियार चलाए, और साथ ही हमारे पास भावना की अभाव थी राष्ट्रीयता की, जिसकी वजह से कोई भी हमें वेतन दे के अपनी सेना में रख के अपने ही लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। नेक्स्ट देखिए, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब दिया गया? आज ही के क्लास में ये हुआ है, तो गलत नहीं करेंगे। देखिए, आयोग के द्वारा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान या गोल्डन जो है प्रमाण पत्र कब दिया गया है? 1611, 1632, 1717 और 1765। तो निश्चित ही आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, क्योंकि आज के क्लास में ही आप लोग इसको सॉल्व कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से अंग्रेजों को सुनहरा फरमान मिला था। अगला देखिए, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? किसने हुगली को समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया है? बंगाल की खाड़ी को, ये क्वेश्चन भी कई बार आया और आप सभी को पता होगा कि ये क्या हो जो उसकी सही हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। आपके पुर्तगालियों ने ही बंगाल की खाड़ी को समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया था, और कहीं ना कहीं ये भी उनके पतन के लिए जिम्मेदार कारण था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है ये बिल्कुल सही है। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? प्रारंभ में जो यूरोपीय व्यापारी हैं इनकी रुचि किसमें थी, आपको ये बताना है। पहला है मसाला, दूसरा है सिल्क, तीसरा है नील और चौथा है अफीम। और आप सभी को पता होगा कि प्रारंभ में जो यूरोपीय व्यापारी हैं किस लिए आए थे, उनको क्या चाहिए था, और इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या है जो सही हो जाएगा? तो नो डाउट आप सभी को पता है मसालों के लिए प्रारंभ में आए थे। इनकी जो मूल ज़रूरत थी, जो मेन था, वो था मसाला। धीरे धीरे वो भारत की अन्य चीज़ों का व्यापार भी करने लगे और उनसे भी मुनाफा कमाने लगे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अभी इसमें तो कोई दम ही नहीं। आज का रिपीटेड प्रश्न है और ये काफ़ी आसान है, सभी को पता है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों में तो कोई दम ही नहीं है। ये सारे प्रश्न तो आप लोगों ने बहुत बार सॉल्व भी किया होगा, आपकी निगाहों से गुजरा भी होगा। तो निश्चित ही बच्चा लोग सभी को पता है कि कर्नाटक की युद्ध किसके बीच हुआ है? अंग्रेजों के बीच हुआ है और साथ ही फ्रांसीसियों के बीच हुआ है, जो कि कई कर्नाटक युद्ध, लगातार 3 कर्नाटक युद्ध चले थे और फाइनली इसी की वजह से इनकी समाप्ति हुई। अगला देखिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये भी आयोग का पूछा हुआ है, कहां से जो यूरोपीय हैं वो सबसे अच्छे किस्म का सोरा और अफीम प्राप्त करते थे। आपको ये बताना है, बिहार है, गुजरात है, बंगाल है, मद्रास है। क्या है जो आपका सही हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिएगा और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। क्या है जो सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट है, यानी कि बिहार, ये आपका बिल्कुल सही है। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव था, या बॉन्डीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी था। तीसरा कह रहा चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे थे। चौथा कह रहा खुर्दा का युद्ध निज़ाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी थी। कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है, और आप सभी को पता होगा कि क्या है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चा लोग, फटाफट बताएंगे क्या है जो आपका सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो सही सुमेलित नहीं, यहाँ पे होना चाहिए कौन सा है जो सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित है आपको ये बताना है, कौन सा है जो आपका सही सुमेलित है। तो याद रखेंगे क्या है जो सही सुमेलित है। केवल और केवल आपका जो सही सुमेलित है वो आज ही की क्लास में आपने पढ़ा है कि जो आपका वांडीवास का युद्ध है ये फ्रांसीसियों के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का था। बक्सर में तो मीर कासिम थे और इसलिए आपका क्या हो गया, ये गलत हो गया।
और आपका बाकी भी सही नहीं है, केवल और केवल आपका दूसरा सही है, ये चीज़ याद रखिएगा। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति को आरंभ किया था? इसमें से कौन सा गवर्नर जनरल है जो भूमि क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग ले रहा है, ऐसी नीति का अनुसरण कर रहा है? तो बताएंगे आपका कौन सा है जो सही हो जाएगा। और ये काफ़ी आसान है और आप सभी को पता होगा, क्लाइव हैं, डुप्ले हैं, अल्बुकर्क हैं या वारेन हेस्टिंग है। तो कोई दम ही नहीं है बच्चा लोग, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सहायक नीति और इस तरह की नीतियाँ जो शुरू किया भारत में वो थे डुप्ले। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद है ये फटाफट क्लास आपको समझ में आया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो गई होंगी। हम ऐसे रिवीजन क्लास अब देखेंगे जो कम समय में बहुत सारी बातें करेंगे और रिवीजन करेंगे ताकि पढ़ी हुई चीज़ें फिर से रिकॉल हो जाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ और रिवीजन करेंगे। थैंक यू सो मच।